ये किस्सा है 2022 का, जब बेहद सारे लोग कोविड जैसी भयानक वायरस की परेशानी से गुजर रहे थे। जो लोग कोविड से पीड़ित थे उन्हें उनके परिवार से दूर आइसोलेशन में रखा जा रहा था। मुझे आज भी याद है वो डरावना किस्सा जो मुझे मेरी माँ ने बताया था, रोशनी आंटी के बारे में। रोशनी आंटी हमारी कॉलोनी में ही रहती थी और काफ़ी आना जाना था उनका हमारे यहाँ। कोविड की फर्स्ट लेयर में जहाँ लाखों लोग कोविड वायरस से गुजर रहे थे, उनमें से एक रोशनी आंटी भी थी। जब उनके पति और बेटे को पता चला कि उन्हें कोविड है तो उन्होंने रोशनी आंटी को अपने एक पुराने घर में आइसोलेट कर दिया। हालांकि उस वक्त उस घर में कोई रह नहीं रहा था, वो घर काफ़ी दिन से खाली पड़ा था। कहीं ना कहीं रोशनी आंटी भी डरी हुई थी, इसीलिए वो अपने पति और बेटे रोहन से दूर उस घर में रहने को रेडी हो गई। हालांकि उनके साथ उस घर में कोई रह नहीं रहा था और रोशनी आंटी को 15 दिनों तक उस घर में अकेले रहना था। उस दौरान रोहन या उसके पापा रोशनी आंटी के लिए 3 टाइम का खाना पानी सब वहीं पहुंचा दिया करते थे। हालांकि रोशनी आंटी को बाहर निकलने की सख्त मनाही थी, पर उन्हें बाहर की खुली ताज़ा हवा खाना बहुत पसंद था। इसीलिए वो अक्सर रात में जब आसपास की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती थी, उस वक्त टेरेस पे चले जाती थी कुछ देर टहलने के लिए, जिससे उनका मन भी शांत हो जाता था और डेली का जो डिस्पोजल प्लेट्स और ग्लास का कचरा होता था वो भी वो छत के दूसरी साइड से नीचे जो एक गार्बेज बैग रखा था उसमें डाल दिया करती थी। इन 15 दिनों के आइसोलेशन पीरियड में उनका दिन तो किसी तरह कट जाता था, पर रात को न जाने उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि कोई 2 औरत उनके बाजू में सो रही है। जब भी रोशनी आंटी की आधी रात को नींद खुलती, वो डर के पूरा कमरा चेक करती थी। तब वहां उन्हें कोई नजर नहीं आता था, पर वो जैसे ही सोने जाती उन्हें महसूस होता कि जैसे 2 औरत उनके पास चल के आई हैं और उनके सिरहाने के पास सो गई हैं। इतना ही नहीं, रोशनी आंटी को दोनों औरत अपने सपने में भी दिखाई देती थी, जहाँ एक औरत रात में गंगा नदी में डुबकी लगा रही थी और तैर के दूसरी ओर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर लाचार उदास किनारे पे बैठी हुई थी। पर एक रात जब रोशनी आंटी देर रात फिर से छत पे टहलने गई तो उनकी नज़र गंगा नदी के किनारे गई, जो उनके घर से थोड़ी दूर थी पर छत से साफ साफ दिखाई दिया करती थी। वहाँ उन्हें फिर से वो दोनों औरतें दिखाई दी, जिसमें से एक नदी में डुबकी लगा के तैरते हुए दूसरी ओर जा रही थी और दूसरी वहीं किनारे पे उदास बैठी थी। रोशनी आंटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। वैसे भी वो वहाँ उस घर में अकेली थी, इसीलिए ना तो वो ये बात किसी से शेयर कर पा रही थी और ना ही वो दोनों औरत उन्हें दिखना बंद हो पा रही थी। कुछ दिनों बाद उनके आइसोलेशन के 15 दिन कंप्लीट हो गए थे और टेस्ट भी नेगेटिव आया था। जब रोशनी आंटी को उनके हस्बैंड घर वापस ले आए तो उन्होंने देखा कि रोशनी आंटी का बर्ताव कुछ अजीब हो गया है। ना वो ज़्यादा किसी से बात कर रही है और ना ही ढंग से खा पी रही है। रोशन और अंकल काफ़ी परेशान थे, इसीलिए अंकल मेरी माँ के पास आए और उन्होंने माँ से कहा कि वो रोशनी आंटी से बात करने की कोशिश करे। मेरी माँ ये सब सुन के डर जाती है। मेरी माँ तुरंत वहाँ से निकल जाती थी और कहीं ना कहीं ये रास्ते में उन्हें रोशनी आंटी के हस्बैंड जो बात किसी और से शेयर नहीं करती हैं, वो मेरी माँ से जरूर करती है। क्या हुआ? क्योंकि मेरी माँ आपकी रोशनी बेस्ट फ्रेंड है। कुछ बताया उसने। जब रोशनी आंटी का हालचाल लेने उनके घर गई तो घबराते हुए अंकल से कहती कि रोशनी आंटी खिड़की के किनारे बैठी हुई है और खिड़की के बाहर लगातार देख आपके पुराने घर के पास एक औरत बाहर कोई खड़ा फटने से जल गई। ये सब देखते हुए वो भागते हुए गंगा किनारे के रोशनी आंटी से डुबकी लगा दी थी। रोशनी, सुभाष अंकल याद रोशनी और कहते हैं क्या हुआ? हाँ भाभी जी, किसे देख रही है खिड़की के बाहर? फिर माँ आगे क्या वहाँ? सुभाष अंकल से कहती है तो रोशनी आंटी अपनी ये भी याद होगा कि माँ के सवाल का जवाब देते हुए के कारण उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया था और बेचारी कई दिनों तक गंगा किनारे बैठी रही, डुबकी लगा रही है, भूख और प्यास से मर गई वहीं और तैर के नदी के उस पार जा रही है। तभी माँ के ध्यान में आता है कि गंगा नदी तो रोशनी आंटी के पुराने घर के पास थी।
अभी भी रोशनी आंटी खिड़की के बाहर देखे जा रही है। माँ थोड़ी बेचैन हो जाती है और वो एक बार फिर से रोशनी आंटी से एक सवाल करती है। रोशनी, कोई और भी है क्या वहाँ? रोशनी आंटी मायूस हो जाती है और माँ के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, देख, वो दूसरी औरत कितनी उदास लग रही है बेचारी। तुझे पता है, ये दोनों हर रात मुझसे मिलने आती है और रात में मेरे कमरे में मेरे पास आके सोती है। मेरी माँ ये सब सुन के डर जाती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें रोशनी आंटी के हस्बैंड मिलते हैं तो वो उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, बात हुई आपकी रोशनी से? कुछ बताया उसने? इस सवाल को सुन के माँ घबराते हुए अंकल से कहती है, सुभाष जी, आपको याद है पिछले महीने आपके पुराने घर के पास एक औरत सिलेंडर फटने से जल गई थी और वो भागते हुए गंगा किनारे आके उसमें डुबकी लगा दी थी। सुभाष अंकल याद करते हैं और कहते हैं, हाँ भाभी जी, याद है। फिर माँ आगे सुभाष अंकल से कहती है, और आपको ये भी याद होगा कि एक बूढ़ी औरत कोविड होने के कारण उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया था और बेचारी कई दिनों तक गंगा किनारे बैठी रही और भूख और प्यास से मर गई वहीं पे। सुभाष अंकल याद करते हैं और माँ से कहते हैं, हाँ हाँ भाभी जी, मुझे ये भी याद है। तो आगे माँ सुभाष अंकल को बताती है कि रोशनी आंटी को जो औरतें इतने दिनों से दिखाई दे रही हैं और जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें वो दोनों पीड़ित औरतें दिखाई देती हैं और उनकी बुरी आत्माएं रोशनी आंटी पे हावी हो चुकी हैं। सुभाष अंकल ये सब सुन के दंग रह गए थे। एक पल के लिए तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है या कोई बुरा सपना। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली थी। माँ के कहने पे सुभाष अंकल रोशनी आंटी को जबरदस्ती माता दुर्गा के मंदिर में लेके आए। वहां लाकर रोशनी आंटी को 9 दिन तक माँ दुर्गा के मंदिर में रखा गया और डेली कोई ना कोई पूजा पाठ करवाई गई, जिसके बाद वो दोनों मरी हुई औरतों ने रोशनी आंटी का पीछा छोड़ा और उन्हें दिखना बंद हुई।